हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टाइटल यूनिट्स को, जिसके तहत हम लोग अपने फोर्थ यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे पहले के जितने हम लोगों ने टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समय दे रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर यूनिट जो है आपका यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल इक्वेशन एक एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक्स का लिंकअप यूनिट है। अगर आप पहले के टॉपिक्स अच्छे से करते चले जाएंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आते चले जाएंगे, आपका कमांड उसमें बहुत अच्छा होते चले जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की चीज़ों को आपने अच्छे से किया है। अगर इससे पहले के वीडियोस आपसे मिस हो चुके हैं, आपने नहीं देखा है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे, इस चैनल पे आए हैं, तो पहले इस फोर्थ यूनिट से रिलेटेड चीज़ों को सिलसिलेवार क्रम से आप ज़रूर देखें। अदरवाइज ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अटपटी लगेंगी, थोड़ा सा अलग लगेगा। हम बात कर रहे हैं अपने टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, और मेन टारगेट हम लोग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे अपने मैक्सवेल इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए। मैक्सवेल इक्वेशन का फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्थापित करते हुए चेंज ला दिया था, जिससे पूरा पूरा फिजिक्स का जो वर्ल्ड है वो स्ट्रेंथन हुआ था, या कहा जाए कि बहुत बड़ी एक क्रांति हुई थी। उसके बारे में हम और अलग से अलग वे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। आपके सिलेबस में एज इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में वो टॉपिक है। तो मैक्सवेल ने इस डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल इसको मैक्सवेल की विस्थापन धारा के तहत दिया हुआ है कि मैक्सवेल का विस्थापन धारा क्या है, उसी पे बात करेंगे हम लोग। तो इससे पहले के टॉपिक का थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू लूं, तो हम लोगों ने जस्ट पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, सातत्य समीकरण, और वो दो भागों में मिला के हमने पढ़ा था, एक स्थायी धारा के लिए और एक अस्थायी धारा के लिए, या फिर समय परिवर्ती धारा के लिए। आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कंसेप्ट है, या ये वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अलग तरीके से रूल आउट किया, उसके एक की को पढ़ने की यहाँ पे दिशा में है। तो हम चालू करते हैं। मैक्सवेल ने जो विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। हम इससे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। आप वो वाला वीडियो अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है एम्पियर के परिपथीय नियम में, तो जरूर जाके उसे आप एक बार देखें। ठीक, क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम कि यदि किसी सर्किट में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, स्थायी धारा कहने का मतलब है कि प्रवाहित होने वाली धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो किसी सर्किट में यदि स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक बंद वक्र के अनुदिश वेक्टर बी से डिनोट का रेखीय समाकलन होता है। वेक्टर बी से दिया जाता है और वेक्टर बी का रेखीय समाकलन होता है। उस वक्र के अंदर निहित धाराओं के योग का म्यू जीरो गुना होता है। ये एक्चुअल में एम्पियर के परिपथी नियम का स्टेटमेंट है। ठीक, और शब्दों में हम उसे कैसे लिखते हैं कि लाइन इंटीग्रल बी डी एल एक लूप का ओवरऑल उस पूरे लूप से जुड़े हुए धारा का कितना गुना होता है, म्यू जीरो गुना होता है। और इसे यदि आप डिफरेंशियल टर्म्स में लिखें तो इसका मीनिंग होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ जे। जे जहां पे करंट डेंसिटी का टर्म है। एम्पियर के परिपथीय नियम वाले लेक्चर में ये बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि जैसे एक सिंपल सा तार है, इसमें यदि आई करंट प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक लूप वाला एरिया जो रहेगा, उस पे इस धारा लूप के तहत एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा बी। ठीक, तो इस डेवलप होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो इस धारा लूप में प्रवाहित होने वाले करंट के म्यू जीरो गुना होगा ये वाला, या तो करंट डेंसिटी के पदों में लेंगे तो कर्ल बी का मान म्यू जीरो जे होगा, जहां पे म्यू जीरो का है हमारा निर्वात की चुंबकनशीलता
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, इसका मीनिंग है। ठीक, तो ये तो मैंने पुरानी चीज ही लिखी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। अगर आपको एम्पियर का परिपथीय नियम आता है तो उसी को लिखा है मैंने। ठीक, तो एक्चुअल में कर्ल बी लिखने का अर्थ है क्रॉस प्रोडक्ट, ये डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे। यहाँ से यदि आप करंट डेंसिटी जे का वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए, इसको सेटअप किए हैं थोड़ा सा, कि जे इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में म्यू जीरो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा डेल क्रॉस बी, और दोनों पक्षों का हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं। डाइवर्जेंस लेने का मतलब है कि फैलाव ले रहे हैं। ठीक है, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलाव। तो सिंपली दोनों पक्षों में डेल डॉट जे, इधर 1/μ0 डेल डॉट डेल क्रॉस बी। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से यदि आप कोई इस तरह की चीज को सॉल्व करते हो कि ए डॉट ए क्रॉस बी, ठीक, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इस तरह के सिचुएशन में इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कि डेल डॉट डेल क्रॉस बी की वैल्यू वेक्टर की प्रॉपर्टी है ना, इस पे बहुत ज्यादा अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया अगर, तो आपको क्या मिला कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। और शब्दों में क्या कहेंगे कि करंट डेंसिटी का फैलाव नहीं है, 0 है। करंट डेंसिटी का कोई भी डाइवर्जेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेल डॉट जे इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल है कि करंट डेंसिटी का फैलाव नहीं है, इसका मतलब है कि धारा जो प्रवाहित हो रही है वो स्थायी है। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है हमने लिखा है कि स्थायी धारा है, समय के साथ वो बदलता नहीं है। और समय के साथ बदलता नहीं है इसलिए उसको जस्टिफिकेशन यही आ रहा है कि उसमें कोई फैलाव नहीं है। तो परिवर्ती समय क्षेत्र के लिए या टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक करंट के लिए उसमें अवश्य रूप से फैलाव होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने डाइवर्जेंस लेके दोनों पक्षों में चेक किया। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है, चेंज होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, डाइवर्जेंस का मतलब वही होता है। तो वो हमें नहीं मिला, क्या मिला, डेल डॉट 0, जे इज इक्वल टू क्या मिला, 0। मतलब ये जो इक्वेशन मैक्स एम्पियर ने दिया था वो सिर्फ स्थायी धाराओं के लिए सही है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अर्थात क्या कहा इसने। इसने क्या रिजल्ट निकाला कि जो डेल क्रॉस बी म्यू जीरो इज इक्वल टू जे था वो सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए ट्रू है, सत्य है। ठीक, क्योंकि जैसे ही हमने उसमें परिवर्ती समय क्षेत्र का कोई कंसेप्ट लगाया तो वो 0 मिलता है, मतलब वो ट्रू नहीं है। और स्टेडी करंट के लिए कितना होगा, म्यू जीरो इंटू जे होगा। अब बात करते हैं इसको। अच्छा, अब डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए। ये पहला डायग्राम जो बना है, मैक्सवेल ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकाल के दिया है उसके आधार पर उसने एग्जाम्पल लिया है कैपेसिटर का, संधारित्र का। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चार्ज को अपने आप में स्टोर रखती है। तो एक सिंपल एग्जांपल है इस सर्किट में, देखेंगे पहले वाले में, कि एक संधारित्र को प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है और उसमें आई धारा प्रवाहित करा रहे हैं, और उसमें चार्जेस के एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाने के कारण ये वाला प्लेट प्लस है, तो प्लस के अकॉर्डिंग करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक धारा लूप के तहत ये जो सी और एस, ये डैश लाइन यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, इस लूप के अकॉर्डिंग एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर ऐसे राउंड दिशा में, जैसे दिशा बनाए हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र ये वाला ऐसे जनरेट होगा। उसकी दिशा कैसी है जी, ऐसे अराउंड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त वामावर्त पढ़ते हैं उसी तरीके से। तो ये सिंपल एम्पियर के परिपथीय नियम के कंसेप्ट में है। तो कि यदि आवेश का वितरण समय के साथ परिवर्ती है, अब हम देख रहे हैं, अर्थात उससे संबंध विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ क्या होता है जी, बदलता है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या चीज का होता है, संधारित्र का होता है। कि एक संधारित्र को यदि आप आवेशित या निरावेशित करते हैं तो उसमें धारा का जो प्रवाह है समय के साथ बदलते रहता है। इस स्थिति में आवेश घनत्व जो रो होगा, जो भी संधारित्र में आवेश भरा रहेगा उसका जो आवेश घनत्व है वो समय टी का क्या होगा, फलन होगा। और चूंकि जस्ट इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना है कि समय परिवर्ती क्षेत्र के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो हमें डाइवर्जेंस जे की वैल्यू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी देता है, या फिर डेल डॉट जे इज इक्वल टू आपको माइनस डेल रो अपॉन डेल टी देता है, जो कि नॉन जीरो है। इससे जस्ट पहले कंडीशन में जब हमने इस चीज को सॉल्व किया यहाँ पे तो क्या आया जी, देखिए 0 मिला, ये स्टेडी करंट के केस में था।
लेकिन जैसे ही परिवर्ती करंट के केस में हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें डाइवर्जेंस जे की वैल्यू 0 नहीं मिलती, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। मतलब इस प्रकार समय परिवर्ती क्षेत्र हेतु जो कर्ल बी है, एम्पियर का जो नियम है, उसको ज्ञात करने के लिए इस नियम में हमें जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है उस पद को भी जोड़ना होगा। मतलब यदि आप एम्पियर के परिपथीय नियम को स्थायी धारा के लिए लिख रहे हैं तब तो पहले जैसा लिखिए, जैसे आप उसको जानते हैं, जैसे समझते हैं, पढ़ते आए हैं कि भाई कर्ल बी का मान म्यू जीरो और जे होता है, इसे लिखिए यदि आप स्थायी धारा के लिए। लेकिन अगर परिवर्ती धारा के बारे में बात कर रहे हैं और उस आधार पे इसको स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हमें एम्पियर के नियम में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा जिसे कहा जाता है समय पर निर्भर पद, ये वाला। ठीक, वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि जो करंट आप फ्लो आउट करा रहे हैं वो परिवर्ती है और परिवर्ती के केस में डाइवर्जेंस जे की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ठीक, तो उस चीज को आधार लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम इस चीज को, अब इस कैपेसिटर का ये जो दूसरा डायग्राम है इसको समझिए। इस कैपेसिटर के चारों ओर अगर एम्पियर का नियम आप सिंपल इसके बारे में स्टडी करते हैं तो सिर्फ एक लूप की कल्पना करते हैं। इस तरह के एक ये वाला जो बनाए हैं इस लूप की कल्पना करते हैं। ठीक, अगर हम एक और गॉसियन पृष्ठ की तरह, जैसे गॉस का नियम पढ़ते थे वैसे ही एक बैलून पृष्ठ कहा जाता है इसको, एक बैलून पृष्ठ की अगर आप संरचना करते हैं जिसमें ये लूप भी समाहित है, ये देखिए लूप भी इसमें इंक्लूड है, ये वाला ये जुड़ा है, और साथ ही साथ संधारित्र के पहले प्लेट को घेरते हुए एक क्षेत्र हमने इमेजिन किया है, ये वाला। तो इस घेरे हुए क्षेत्र के लिए अगर लूप के लिए देखेंगे तो परिवर्ती समय क्षेत्र में लूप के कंसेप्ट से वो 0 है, लेकिन पूरे इस बैलोनिक एरिया के लिए, इस घेरे हुए क्षेत्रफल के लिए सरफेस एरिया की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस है, फैलाव यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, अगले स्लाइड में डायग्राम मैंने फिर से बनाया हुआ है इस चीज के लिए आपको, ये देखिए। ठीक, कि प्रथम चित्र के अनुसार प्रतिरोध को संधारित्र में जोड़ने वाले सुचालक तार में एक धारा लूप के अनुदिश तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो कि बेसिक लॉ है, बेसिक इक्वेशन है एम्पियर के परिपथीय नियम का, जो कि ये है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन, मतलब इस वाले डायग्राम में सेकंड कंडीशन में एक बैलून पृष्ठ हम लोग लेते हैं एस। स्पष्ट है कि इस बैलून क्षेत्र हेतु कर्ल बी का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ लूप के लिए होगा कर्ल बी का मान 0, लेकिन इस पूरे जो शेप आप बनाए हैं उसके लिए कुछ ना कुछ सरफेस एरिया निकलेगा, और सरफेस एरिया वो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम लगाएंगे आप, तो उसके आधार पे कर्ल बी की वैल्यू पूरी पूरी इस के लिए 0 नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार ये बहुत डबल कोट करके जो लिखा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार इस समय के साथ जो परिवर्ती क्षेत्र में एम्पियर का जो नियम है उसे संशोधित करने के लिए मैक्सवेल ने माना कि चालक के चारों ओर केवल उसमें प्रवाहित धारा जो आई है के वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी जो उस पर्टिकुलर एरिया में निर्वात है या फिर कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है के कारण उसमें जो विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है उसके कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब सिर्फ तार में धारा प्रवाहित कर देंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बस उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि उसके चारों ओर का माध्यम निर्वात है। ये जो एरिया आप इसमें लिए हैं, ये जो बैलोनिक पृष्ठ जिस एरिया को घेरा हुआ है, तो या तो इसके ये जो डॉट डॉट में कर रहा हूं, या तो यहाँ पे आप निर्वात है मान लीजिए, वैक्यूम है मान लीजिए, और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है भाई, चुंबकनशीलता भी होती है। ठीक, तो ये जो आप डिफाइन कर रहे हैं डॉट से, तो इस पे जो निर्वात है या वायु है या भी कोई माध्यम भरा हुआ है, पदाविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उसके वजह से भी एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है। मतलब दो ठो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। फैराडे का लॉ क्या बोलता था कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज बनता है, जनरेट होता है। कुंडली के पास में मैग्नेट को लाएंगे लेके जाएंगे, लाएंगे लेके जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक
सिचुएशन को चेंज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। यहाँ पे संधारित्र से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड को यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं, बिजली विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत क्षेत्र को यदि आप बदल रहे हैं तो उसके रिजल्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बन के मिल रहा है। ठीक, तो ये जस्ट उसका इनवर्स केस है। मैक्सवेल ने इस करेक्शन को देने के बाद इस चीज को बताया कि जिस प्रकार से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र बनता है, वैसे ही हम लोग परिवर्ती इलेक्ट्रिकल फील्ड से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी रही और इसके आधार पे ही बहुत सारे आविष्कार हुए। तो ये उस रिजल्ट को बता रहा है। ये एरिया जो बनेगा वो आपके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अब इस डबल कोट को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि इस प्रकार समय के साथ परिवर्ती क्षेत्र में एम्पियर के नियम को अगर हमें संशोधित करना है तो उसके लिए मैक्सवेल ने ये माना कि चालक के चारों ओर केवल उसमें प्रवाहित धारा जो आई है सिर्फ उसी के वजह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन रहा है, बल्कि उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, चाहे एग्जाम्पल के लिए संधारित्र का जो प्लेट है उसमें या निर्वात है या जो परावैद्युत है, उनके वजह से भी उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र को बार बार बदलने से भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इस प्रकार नीचे लाइन में देखिए कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो दो भागों में है जी, एक 1B1 और एक B2। ये वाला किसकी वजह से बन रहा है? जो मेन करंट आप प्रवाहित कर रहे हो आई, उसके वजह से बन रहा है। और ये वाला किसकी वजह से बन रहा है? तो निर्वात या परावैद्युत पदार्थ के वजह से जो इंड्यूस करंट उसमें डेवलप होता है उसके वजह से बन रहा है। तो इस प्रकार से एम्पियर के परिपथीय नियम को दो भाग में लिखेंगे, एक लिखेंगे इस B1 के लिए और एक लिखेंगे इस B2 के लिए। तो इस प्रकार कर्ल B1 इज इक्वल टू म्यू जीरो J में शब्द यूज करेंगे फ्री, क्योंकि ये फ्री धारा की वजह से बन रहा है, आई की वजह से। और B2 के लिए कर्ल B2 इज इक्वल टू आप लिखेंगे म्यू जीरो JD, और ये JD ही आपका विस्थापन धारा कहलाता है। जो दूसरी स्थिति में जो धारा मिलती है वो विस्थापन धारा कहलाता है। इस पे और डीप अपन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या जाना जी कि जहां ये जो लिखे हैं उसमें ये JD क्या है हमारा, यही विस्थापन धारा घनत्व कहलाता है, जो कि परिवर्ती क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, B2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक है, अतः कि हमारा जो परिवर्ती क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम अब क्या बन जाएगा कि कर्ल B इज इक्वल टू म्यू जीरो J फ्री प्लस JD। फ्री किसके लिए है? तो मूल धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से, और JD क्या है? तो विस्थापन धारा है। ठीक, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग कहते हैं। इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रकार रिजल्ट क्या निकला, मेन रिजल्ट क्या निकला कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो क्या बनता है जी, विद्युत क्षेत्र बनता है। ये किसका नियम है? फैराडे का नियम है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। फैराडे का नियम का डिफरेंशियल फॉर्म है जी कि कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको शब्द में क्या बोलोगे? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये है ना, शब्द में यही कहेंगे। समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करिए तो क्या मिलेगा जी, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा रहेगा? कर्ल के फॉर्म में रहेगा। एक चारों ओर, चालक के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है, कर्ली फॉर्म में जनरेट होता है। ठीक, ये एक रिजल्ट निकला। और यदि आपके पास परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, यदि आपके पास परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है तो उसके थ्रू क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सेम जैसे फैराडे के लॉ को हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखे हैं, उसी प्रकार से हमारे दूसरे रिजल्ट के लिए हमें एक टर्म को यहाँ पे लिखना रहता है, या सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड जो B2 आया है उसके लिए एक इक्वेशन हम इसी तरीके से तुलना करते हुए लिखते हैं, जो यहाँ पे नीचे हमने लिखा है। ये देखिए कि B2 कर्ल B2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, म्यू जीरो एप्सिलॉन डेल E बटे डेल टी। जैसे यहाँ पे डेल B बटे डेल टी है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का पद, वैसे यहाँ पे डेल E बटे डेल टी ये यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट। ठीक, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया कर्ल B2 इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट,
डेल ई बटे डेल टी। ठीक, यही हमारा आगे चल के विस्थापन धारा के पदों को व्यक्त करेगा। ये पहला वाला इक्वेशन क्या है जी? ये फैराडे के नियम का अवकल स्वरूप है। जब हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम को पढ़ रहे थे, उसी वाले क्लास में मैंने फैराडे के नियम के अवकलन स्वरूप और समाकलन स्वरूप दोनों को बताया हुआ है। आप उसे जरूर जाके वहां पे देखिए, ये हमने वहां पे डिराइव किया हुआ है। ठीक, यहाँ उसी चीज को लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ओवरऑल डिस्कशन से ये पता चला कि जिस प्रकार से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनता है, सेम उसी प्रकार परिवर्ती इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन के आता है। ठीक, तो उस हिसाब से एक करेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार देखिए जरा समराइज करेंगे कि B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, मतलब कर्ल B इज इक्वल टू कर्ल B1 कर्ल B2, कर्ल B इज इक्वल टू म्यू जीरो फ्री स्पेस के लिए, और JD का मान क्या हुआ जी? JD का मान ये निकल के आया कि कर्ल B2 क्या है हमारा? कर्ल B2 म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी। ये भी हमने ऊपर एनालॉग इसको तुलना करते हुए एक इक्वेशन बनाया, ये वाला। ठीक, ये वाला इक्वेशन कि कर्ल B2 क्या है हमारा? म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी। तो इस तरह से ये जो बॉक्स में हमने इक्वेशन यहाँ पे बांधा है, ये मैक्सवेल इक्वेशन है किसके लिए? परिवर्ती समय क्षेत्र के लिए। जिस प्रकार से परिवर्ती समय क्षेत्र के लिए आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, वैसे ही परिवर्ती समय क्षेत्र के लिए ये एम्पियर का प्रतिपथी नियम है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ से तुलना करने से ये जो पद है, ये जो पद है उसे ही जेडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे ही हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। हमारे यहाँ का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो विस्थापन धारा के बारे में है। यही हमारा विस्थापन धारा जेडी कहलाता है, जिसका मान कितना होता है जी? एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। और चूंकि वायु निर्वात में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पद में इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये संधारित्र जब आप और अच्छे से पढ़ेंगे वहां आएगा। बेसिक एक फॉर्म है कि एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसलिए इस पद को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये वाला जो हमारा इक्वेशन है एम्पियर का परिपथीय नियम, उसे विभिन्न प्रकारों से लिख के हम ऐसे दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये भी बेसिक एक फॉर्म है मैग्नेटिज्म का। तो उससे निकल के जो निकल के आता है यहाँ पे लिखे हुए हम लोग जी कि एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी या फिर डेल डी अपॉन डेल टी में जो डी है वो विद्युत विस्थापन क्षेत्र का सदिश कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो ये क्वांटिटी है। आपने ओवरऑल ये सीखा कि एक टर्म मिल रहा है जे डी, जिसका मान है म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। यही विस्थापन धारा को रिप्रेजेंट करता है, इस लेक्चर का मेन टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट हमको क्या मिला इस तरह से कि विशेष स्थिति होकर अगर एक इसी इक्वेशन को, ये तो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कंबाइन जो सुधर के आया मैक्सवेल के विस्थापन धारा को उसमें जोड़ने के बाद, तो ये आया। अब यदि मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस में कोई धारा ना हो, कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, मुक्त धारा ना हो ना फ्री स्पेस के लिए, मतलब इस इक्वेशन का ये जे जीरो है जी, जे जीरो है। तो ये इक्वेशन कैसे मिलेगा आपको? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे डी या फिर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी। मतलब मुक्त आकाश कहने का मतलब क्या है? जैसे संधारित्र की दो प्लेट है, ये जो स्पेस है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये जो इसके बीच का जो खाली जगह है, आप लोग पढ़ते हो ना छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि संधारित्र की एक प्लेट को एक चार्ज देने से दूसरा इसमें उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना। यहाँ पे प्लस आ जाता है, बाहरी वाले ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, ऐसा उसमें चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे होता है उस चीज को आपको समझना है। मैक्सवेल ने उस चीज को यहाँ पे बताया कि चूंकि ये दोनों दो बिंदु हैं, संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है, इसके बीच का जो स्पेस है ये चाहे निर्वात रहे या तो कोई माध्यम भरा रहे, परावैद्युत पदार्थ भरा रहे या निर्वात रहे, इससे परिवर्ती इलेक्ट्रिकल फील्ड होने की वजह से, चार्जेस के चार्जिंग होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मतलब यदि इस परिपथ में कोई धारा अगर आप प्रवाहित नहीं कर रहे हो संधारित्र वाला, तो भी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जो कि विस्थापन धारा की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में दिस मच अमाउंट में प्रोड्यूस होगा।
ठीक, मतलब दो बिंदुओं के मध्य मतलब संधारित्र के दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में यदि परिवर्तन होता है, डेली बटे डेल्टी होता है, तो प्लेटों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा जो कि डेल क्रॉस बी की तरह हिसाब से दिया जाएगा। अर्थात क्या हुआ जी कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का स्रोत है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का स्रोत है। फैराडे के नियम का जस्ट रिवर्स, ठीक। फैराडे का नियम कहता है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और मैक्सवेल ने एम्पियर के इक्वेशन में करेक्शन देके, किस चीज का कॉन्सेप्ट देके, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट देके ये सिद्ध किया कि जिस प्रकार से फैराडे ने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, वैसे ही हम परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र से एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत ये इसका एक उपयोग किया गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स में और इसका बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे सन है जी, सूर्य है स्पेस में, लाइट का स्रोत है वो, और लाइट आपके पास आने तक किसी भी प्रकार के माध्यम को फॉलो नहीं करती। लाइट वेव अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको सिद्ध किया मैक्सवेल ने, ठीक। तो जब इसके बाद हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें डीप आप इन चीजों को समझेंगे कि कैसे लाइट वेव को डीप स्टडी किया गया इसके आधार पे। और सिंपल इस इक्वेशन का अगर मैं आपको सिंपल बेसिक डेफिनेशन बताऊं कि क्या चीज है, कि यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच किसी प्रकार से तार आप नहीं जोड़ के रखे हैं, ठीक। तो जब तक आवेश बन रहे हैं, जब तक चार्ज डेवलप हो रहा है, जब तक आवेशों का स्रोत सूर्य के अंदर एक चार्जेस की डेंसिटी डेवलप्ड है, तो इस नियम के अनुसार वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। परिवर्ती इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, प्लाज्मा कोलिजन की वजह से, उसके कोर में जितना हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम में या स्पेस में बन रहा है, बना हुआ है, वही चीजों को बांध के रखा हुआ है, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यदि किसी सुपरनोवा जो कहते हैं या तारे का विस्फोट होता है या उसके चार्ज जब पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका जैसे ही खत्म हुआ, उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। इसीलिए उसका जो भी प्लैनेट या उसके चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं और वहाँ पे फिर अगर एक साइज से ज़्यादा है, एक निर्धारित साइज से तारे का जो आकार बड़ा है, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होके सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित कर लेता है, ठीक? तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। आगे क्लास में अब हम लोग इन्हीं कांसेप्ट्स को लेते हुए मैक्सवेल्स के इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।